अब अगर आप लोग चाहें तो मैं जो चाह रहा हूँ वो ये कि एक तो हम समझे कि संविधान में संशोधन क्या हुआ है और जो एक्ट्स बने उनमें क्या हैं, और कुछ 5-7 जो स्कीम्स इस मामले में सरकार ने निकाली हैं, पूरा सीक्वेंस में चारों समझ लें कैसे कैसे क्या क्या सीक्वेंस में हुआ और अभी का स्टेटस क्या है, संविधान का स्टेटस क्या है, एक्ट्स का स्टेटस क्या है, ये सब आप समझना चाहेंगे ना? या थक गए हैं? नहीं थके? तो हम तीसरी बात समझ लेते हैं कि ये सब कैसे कैसे हुआ, प्रोसेस क्या था। प्रोसीजर ऑफ जीएसटी रिजीम कह सकते हैं, जीएसटी व्यवस्था के अब तक यहाँ तक पहुँचने का जो पूरा प्रोसेस है वो क्या रहा। सबसे पहले ये देखें कि मैंने आपसे पहले कहा था कि 1986 में मॉडवेट आया, फिर सेनवेट आया, सर्विस टैक्स आया, 2004-05 में क्या हुआ था, वैट भी आ गया था, तो माहौल तो बना ही हुआ था। 2002 में सरकार थी एनडीए की, एनडीए का मोटा मोटा मतलब बीजेपी की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी के जो वित्त मंत्री थे उस समय, उनका नाम था जसवंत सिंह। जसवंत सिंह ने 2002 के सितंबर महीने में 2 कमेटीज बनाई और दोनों कमेटीज का अध्यक्ष एक ही व्यक्ति को बनाया जिनको विजय केलकर के नाम से जानते हैं। विजय केलकर या केलकर समिति कह लीजिए। 2 कमेटीज बनी, एक थी केलकर कमेटी ऑन डायरेक्ट टैक्सेस और एक थी केलकर कमेटी ऑन इनडायरेक्ट टैक्सेस। इस कमेटी ने बहुत कम समय में रिपोर्ट दे दी, 2002 के एकदम अंत में या 2003 की एकदम शुरुआत में दोनों रिपोर्ट सबमिट की। अब 2003 से ये विचार शुरू हो गया कि हम इस बारे में क्या कर सकते हैं, प्रयास करें। 2000 ईस्वी में एक संस्था बनी थी जिसका नाम था एम्पावर्ड कमेटी, ईसी। एम्पावर्ड कमेटी का मतलब है सभी राज्यों के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं उनकी एक समिति। इसका पर्पस ये था कि जब भी कोई बड़ा आर्थिक कदम उठाना हो तो सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की सभा में डिस्कशन हो जाए, उसके बाद केंद्र उसमें बातचीत करे। तो एम्पावर्ड कमेटी से कहा गया कि आप इस बारे में विचार करें कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि केलकर समिति ने जो रिपोर्ट दी उस रिपोर्ट में साफ साफ कहा कि हमें एक जीएसटी की व्यवस्था पर जाना होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स पे जाना होगा। इस रिकमेंडेशन के बेस पर एम्पावर्ड कमेटी से कहा गया कि इस पर विचार करना शुरू किया जाए। 2004 में ये सरकार चली गई। 2004 में सोनिया गांधी के नेतृत्व में यूपीए की सरकार बनी, लेकिन वो खुद प्रधानमंत्री नहीं बनी, प्रधानमंत्री बने मनमोहन सिंह। और मनमोहन सिंह तो खुद वित्तीय मामलों के दक्ष व्यक्ति थे। 2006-07 का जब बजट आया तो 2006 की बजट स्पीच में उनके उस समय के जो वित्त मंत्री हुआ करते थे, वित्त मंत्री मेरे ख्याल से चिदम्बरम उस समय थे, उन्होंने जीएसटी पर बात फिर से आगे बढ़ाई और कहा कि हम 1 अप्रैल 2010 से भारत में एक यूनिफाइड जीएसटी लेके आएंगे, लागू करेंगे। उन्हें अंदाज़ा नहीं होगा कि काम कितना मुश्किल होने वाला है, उनको ऐसा लगा कि 4 साल काफ़ी हैं, और तब से गंभीर काम होना शुरू हुआ। एम्पावर्ड कमेटी ने अपना काम शुरू किया। 2009 होते होते पहला एक प्रपोजल के रूप में, एक प्रपोज्ड लेजिस्लेशन के रूप में ड्राफ्ट बना। अब एक ड्राफ्ट बिल हमारे सामने था जिस पर विचार विमर्श किया जाना था। इस पर ईसी ने खूब मंथन किया और संस्थाओं ने अपनी भूमिका निभाई, और होते होते 2011 में एक असल में जॉइंट वर्क ग्रुप बनाया था अफसरों का, वो इस पर काफ़ी काम कर रहा था, जिसने बिल को तैयार किया। 2009 में सरकार फिर इलेक्शन जीत गई। 2011 में इन लोगों ने संविधान संशोधन बिल तैयार कर लिया और लोकसभा में उसको लेके आ गए। ये था 115वां संविधान संशोधन बिल। ध्यान रखना है, बिल की संख्या अलग होती है, एक्ट की अलग होती है। अभी 101वां एक्ट है,
बिल 122वां था और उससे पहले 115वां था। 115 में बिल आ गया, लोकसभा में ले आए। इतने महत्वपूर्ण बिल एक झटके में पास कभी नहीं होते हैं। एक सामान्य नियम है कि ऐसा बिल जब भी आएगा तो स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस, एक स्टैंडिंग कमेटी होती है, यानी स्थायी समिति होती है, तो फाइनेंस के मामलों की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसके पास उसको भेजा गया कि आप स्टडी कर लीजिए, क्योंकि पूरा सदन स्टडी करे। इससे बेहतर होता है कि हर पार्टी के सदस्य उसी अनुपात में एक छोटी समिति में ले आते हैं, वो आपस में बहस कर लेते हैं, तो इसका मतलब होता है कि सारी पार्टीज ने बहस कर ली और एक सही मसौदा तैयार हो गया। ये लंबा प्रयास चलता रहा। स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी राय दी, इधर एम्पावर्ड कमेटी ने कम से कम 2-3 बार इसमें संशोधन की बात रखी अपनी तरफ से, और होते होते 2014 की मार्च में ये बिल लोकसभा में आ गया, प्रस्तुत हो गया। 2011 का जो बिल था वो लोकसभा में प्रस्तुत नहीं हुआ था, सिर्फ इतना हुआ था कि उस पर अभी बातचीत होनी शुरू हुई थी, मतलब पास नहीं हुआ था, प्रस्तुत हुआ था। उसके बाद ये हुआ कि हम स्टैंडिंग कमेटी से पास करवाएं। 2014 में ये सारे प्रोसेस के बाद फिर से वो लोकसभा में आया और अब ये प्रयास था कि लोकसभा से इसको पास करवा लिया जाए। लेकिन जब तक बात आगे बढ़ती, 2014 में इसके 1-1.5 महीने के बाद लोकसभा ही भंग हो गई, और तभी तो फिर वो हुआ। तो जैसे ही लोकसभा भंग हो गई वैसे ही क्या हुआ कि ये वाला बिल लैप्स हो गया। लैप्स का मतलब है कि बिल की मौत हो गई। लोकसभा का बिल लोकसभा के डिसॉल्व होने पर लैप्स हो जाता है। 2014 के 26 मई को नए प्रधानमंत्री ने सत्ता संभाली। मैंने कहा ना, राजनीतिक मामला होता है। पहले उनका मानना था कि जीएसटी भारत में सफल हो ही नहीं सकता। पद बदलने से राय बदलना बड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि जब आप उस पद पे आएंगे तो आप इस पद के हिसाब से स्टडी करेंगे, उस पद पे हैं तो उस पद के हिसाब से स्टडी करेंगे। सोच के देखिए, 26 मई को सरकार बनी, जून 2014 में ही सरकार ने इस बिल को फिर से पेश करने की अनुमति दे दी और ईसी के पास भेजा कि आप, ईसी कौन, इलेक्शन कमीशन, एम्पावर्ड कमेटी, उसके पास भेजा कि आप इस पर जो असहमतियां थी उनको दूर कीजिए, सहमतियां बनाइए, इस बिल को आगे बढ़ाएंगे। एम्पावर्ड कमेटी ने काम किया, होते 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 दिसंबर तक आकर सहमति बन गई और दिसंबर 14 में लोकसभा में फिर से ये बिल आ गया, पेश हो गया, मतलब संशोधित बिल। अब पूरी कोशिश ये थी कि ये पास हो जाए, और ये सरकार लोकसभा में तो पास करवा ही सकती थी, दिक्कत राज्यसभा की थी। 2014 में लोकसभा में आया तो लोकसभा ने कहा कि भाई थोड़ा इस पर विचार विमर्श कर ही लेते हैं, और उसके बाद मई 2015 में फाइनली लोकसभा ने इस बिल को पास कर दिया। जब लोकसभा से बिल पास हो गया तो स्वाभाविक बात है कि वो चला गया राज्यसभा के पास। राज्यसभा में इस सरकार का बहुमत है नहीं, तो कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां राज्यसभा में ही सोचती हैं कि अब देखते हैं, अब आया ना, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब देखते हैं। वहाँ सरकार इस मूड में रहती है, प्लीज़ पास कर दो, प्लीज़ पास कर दो, इसके बदले कुछ ले लो, क्या लोगे, प्लीज़ पास कर दो, ऐसे होता है वहाँ पर। विपक्ष कहता है कि नहीं, हमारे प्रोविज़न लगाओ, ये प्रोविज़न इसमें करो। सरकार इतनी दबाव में रहती है। संविधान संशोधन, सिंपल बिल तो पास हो नहीं रहे थे, अध्यादेश से काम चलाना पड़ रहा था। संविधान संशोधन बिल तो 2/3 बहुमत चाहिए, सिंपल बिल में तो आधा बहुमत चाहिए होता है। खूब बहस हुई। राज्यसभा ने क्या किया, जानबूझ के अपने सिलेक्ट कमेटी को सौंप दिया कि हम तो विचार करेंगे। केंद्र सरकार कह रही है कि जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, दुनिया भर में धाक जवानी है, लेकिन आप, इन्होंने भेज दिया सिलेक्ट कमेटी को। सिलेक्ट कमेटी ने अच्छे से विचार किया और 3-4 बातें निकालने कि इनको चेंज करोगे तो बात आगे बढ़ेगी। अब राज्यसभा में सीधी सी बात है कि बहुमत कांग्रेस और विपक्षी दलों का था, तो सिलेक्ट कमेटी में भी उसी अनुपात में इनका बहुमत था। इसके बाद खूब बार्गेनिंग हुई। बार्गेनिंग के बाद भी कुछ बातों पे बार्गेनिंग या समझ विकसित नहीं हो पाई, और राज्यसभा ने क्या किया, 3 अगस्त 2016 को
बिल पास किया किंतु संशोधनों के साथ पास कर दिया। ऐसा भारत के इतिहास में केवल 3 बार हुआ था, ये चौथी बार हुआ है जब राज्यसभा ने संविधान संशोधन बिल में टांग अड़ा दी हो, जिसको अब 44वां संशोधन कहते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप थोड़ा उस समय गौर फरमाएं, मोरारजी देसाई की सरकार थी, जनता पार्टी बनी थी, ये लोग लोकसभा में बहुत भारी बहुमत के साथ आ गए थे अचानक। इंदिरा गांधी की इमरजेंसी से लोग नाराज थे, लोकसभा चुनाव हुआ, ऐसी लहर, ऐसी आंधी चली, जैसे उत्तर प्रदेश में भी चली थी ना, वैसी ही ऐसी आंधी चली कि लोकसभा में जनता पार्टी ही जनता पार्टी, कांग्रेस गायब। अब ये आए तो उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के दौरान जो जो संविधान में परिवर्तन हुए थे उन सबको हम हटाएंगे, और एक बड़ा सा संविधान संशोधन विधेयक बनाया, जो 45वां विधेयक था, 44वां एक्ट बना, बाद में पास करवा दिया। पर राज्यसभा में 250 के करीब लोगों में से इनके अपने लोगों की संख्या 30-40 के आसपास थी, और चाहिए था 2/3 बहुमत, और बाकी सारे कौन थे? कांग्रेस के लोग थे। संविधान संशोधन कांग्रेस के खिलाफ हो रहा था, तो राज्यसभा में वो क्या करते कि हाँ हाँ कर लो हमारे खिलाफ, ऐसे करते हैं। अंत में इतनी बार्गेनिंग हुई तो राज्यसभा ने कहा ऐसा है, 5 संशोधन करके पास कर रहे हैं, 5 संशोधन किए, पास कर दिया। अब लोकसभा के पास एक ही रास्ता बचता है, या तो अड़ जाए और बिल को खत्म होने दे, या केवल जो संशोधन हो के आए हैं उन संशोधनों को लोकसभा में फिर से पास कर दे, तो संविधान संशोधन हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। इसमें राज्यसभा ने फिर वही किया जो इससे पहले 2-3 बार ही किया था। राजीव गांधी जब 1989 में इलेक्शन लड़ने गए, उनको लग रहा था कि कुछ ऐसा करूं कि मुझे बहुत अच्छे वोट मिल जाएं, तो उन्होंने दनादन संविधान में संशोधन कुछ किए, और उसमें से एक संशोधन किया जो 1989 के इलेक्शन से एकदम पहले प्रयास किया गया था। जब वो 84 में जीते, 414 सीटें उनके पास लोकसभा में आ गई, जो आज तक की अधिकतम थी। दिक्कत थी कि सबको बांध के कैसे रखूं, सब भाग जाएंगे तो इलेक्शन जीतने के एकदम बाद उन्होंने सबसे पहले जो काम किया वो एंटी डिफेक्शन लॉ पारित करवाया, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसका मतलब था कि जब तक किसी पार्टी के कम से कम 1/3 लोग एक साथ पार्टी नहीं छोड़ेंगे, तब तक इसको एक तरह से अपराध माना जाएगा और स्पीकर उस व्यक्ति की मेंबरशिप समाप्त कर सकता है, ताकि कोई पार्टी छोड़ ना सके। हालांकि प्रावधान वो ठीक ही साबित हुआ, आजकल बहुत ज़रूरत पड़ती है उसकी। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार के बचे रहने का अकेला कारण ये है कि एंटी डिफेक्शन लॉ है, वरना बीजेपी जिस मूड में चल रही है इस समय, दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें बीजेपी की हैं। जो नगर पालिका वाला मामला है, नगर निगम वाला, उसमें बीजेपी ज़बरदस्त बहुमत में है। बीच में फंसा हुआ है ये जो विधानसभा का मामला है, उसमें 70 में 3 छोड़ के सारे आम आदमी पार्टी के हैं। उन 3 में भी बीजेपी के 2 हैं, एक तो उनके सहयोगी पार्टी का है। बड़ा ख़राब लगता है उनको भाई कि ऊपर सब हम, नीचे सब हम, बीच में हम हैं ही नहीं। लेकिन ये एंटी डिफेक्शन लॉ ऐसी चीज़ है कि आप कुछ कर नहीं सकते उसका। लेकिन जब इलेक्शन आने लगा तो बोफोर्स कांड की वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें बिगड़ चुकी थी, तो राजीव गांधी को लगा कुछ ऐसा करूं कि इलेक्शन जीत जाऊं। राजीव गांधी की एक खास बात थी कि दिखने में बहुत सुंदर थे, बहुत स्मार्ट थे। ऐसे स्मार्ट लोग राजनीति में कम ही आते हैं हमारे देश में, कुछ लोग होते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं होते। उनको लगे क्रेज़ था बच्चों में कि प्राइम मिनिस्टर शुड बी वेरी हैंडसम लाइक राजीव गांधी, ही शुड बी लाइक ए चॉकलेट, ऐसा भाव लोगों के मन में आता था। तो उन्होंने क्या किया, सोचा इसी इमेज को बना लेता हूँ, और इलेक्शन से एकदम पहले 62वां संविधान 61वां संशोधन किया और वोट डालने की एज 21 से 18 कर दी। उनको लगा जो 18 से 21 टाइप के लोग होते हैं ना, ये चेहरा देख के वोट डालेंगे, और चेहरे में तो मैं देवीलाल से अच्छा ही दिखता हूँ, तो उनको शायद इस तरह के भाव मन में आते होंगे। मैं अज्यूम कर रहा हूँ शायद ऐसे भाव आते होंगे मन में। उसके बाद लगा इससे बात नहीं बन रही है, तो उन्होंने दनादन 2 विधेयक पेश कर दिए, 64वां 65वां, पंचायती राज और नगर पालिका वाला। लेकिन राज्यसभा अड़ गई और उसको पास नहीं का नहीं होने दिया।
अगर मैं सही याद कर रहा हूँ तो केवल 1 वोट से वो उस मामले में हारे थे, विधेयक पारित नहीं हो पाया। और फिर उनकी मौत के बाद 73वां और 74वां संविधान संशोधन जब पारित हुआ तो वो उसी का रीमेक था, उसमें कुछ चेंजेस करके, जो कुछ बिंदुओं पर असहमति थी वो करके। तो राज्यसभा आज तक 2-4 बार ही संविधान संशोधन के मुद्दे पे अड़ी है, उसमें से एक मामला जीएसटी है। अड़ गई और संशोधन करके भेज दिया और कह दिया लोकसभा से और प्रधानमंत्री से कि लो भैया, इसको मानना है तो मान लो, वरना भाड़ में जाओ। लोकसभा में वित्त मंत्री तैयार बैठे थे क्योंकि उनको पास तो करवाना ही था, और जो चेंजेस हुए थे उस पर भी सहमति बन गई थी बातचीत के माध्यम से। केवल 5 दिन बाद 8 अगस्त 2016 को लोकसभा ने संशोधित विधेयक को फिर से पास किया, और जैसे ही दोनों सदनों से पास हुआ, इसका मतलब कम से कम संसद के दोनों सदनों की भूमिका पूरी हो गई, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी। इसके बाद एक बात और थी, अगर आप आर्टिकल 368 को जानते हो, 368 में क्या है, संविधान का संशोधन कैसे होगा। उसमें संविधान का संशोधन करने के 2 तरीके हैं। जो सिंपल प्रोविजंस हैं वो तो दोनों हाउसेस आपस में मिलकर कर लेते हैं, लेकिन जिन प्रोविजंस का प्रभाव भारत के संघात्मक ढांचे पर पड़ता है, उनमें संशोधन करने के लिए ज़रूरी है कि दोनों सदनों के विशेष बहुमत, यानी 2/3 बहुमत प्रेजेंट एंड वोटिंग के, और कुल संख्या का आधा बहुमत, उसके अलावा कम से कम आधे राज्यों की विधानमंडलों की सहमति होनी चाहिए। इस संविधान संशोधन में आर्टिकल 366 में राज्य की परिभाषा जो लिखी है इन्होंने, उसमें दिल्ली और पौंडीचेरी को राज्य माना है। इसका मतलब राज्य कितने हो गए, 31 हो गए, और 31 में कम से कम आधे का मतलब है 16, क्योंकि 15.5 राज्य हो नहीं सकते हैं, तो 16 है। अगर उन दोनों को राज्य ना मानते तो 15 पे हो जाता, पर क्योंकि उन दोनों को राज्य माना है इसलिए 16 राज्य चाहिए थे। फिर सारे राज्यों को भेजा कि भाई आप अपने अपने विधानमंडल में संकल्प पारित करो कि आप इससे सहमत हैं। सबसे पहले संकल्प पारित किया असम ने, उसके बाद किया बिहार ने, लगा ABCD चल रहा है। और मज़े की बात, जो विरोधी लोग थे, जैसे बिहार की सरकार तो समर्थन वाली सरकार नहीं थी, उसने भी तुरंत पास किया, और करते 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 बहुत कम समय में, मेरे ख्याल से ये बात 2 सितंबर के आसपास की है, कि 2 सितंबर को 16वें राज्य ने, जो कि राजस्थान था, ये बिल अपने विधानमंडल में पास कर दिया। इतना ही टाइम लगा, 20-22 दिन का बस। अब इसके बाद पहुंचा मामला राष्ट्रपति के पास। 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति महोदय ने इस बिल को साइन कर दिया, और राष्ट्रपति का साइन होते ही ये बन गया एक्ट, अधिनियम। और अब इसका नंबर हो गया 101वां संविधान संशोधन। ध्यान रखना है, सबसे पहले था 115वां विधेयक, जब 2014 में फिर से लाए तो ये हो गया 122वां विधेयक। 122वां संविधान संशोधन विधेयक, अधिनियम नहीं। विधेयकों के नंबर अलग चलते हैं, और जिस क्रम में पास हो जाते हैं और पास होने के क्रम से उनका नंबर चेंज हो जाता है। तो अधिनियम है 101वां और विधेयक था 122वां, और अब ये 101वां संविधान संशोधन लागू हुआ। अब 8 तारीख को राष्ट्रपति ने साइन कर दिए। इस संविधान संशोधन अधिनियम में एक प्रावधान था कि ये उस दिन से लागू माना जाएगा जिस दिन केंद्र सरकार इसके लिए अधिसूचना जारी करेगी, और केंद्र सरकार पूरे एक्ट को एक साथ ही लागू करे ऐसी बाध्यता नहीं है, वो अलग अलग खंडों को अलग अलग दिन से भी लागू कर सकती है। केंद्र सरकार ने क्या किया, 12 सितंबर को केवल धारा नंबर 12 लागू कर दी, सिर्फ एक धारा। इसकी धारा 12 जो है वो जीएसटी काउंसिल के गठन का निर्देश करती है, और उसमें लिखा है कि बिल के लागू होने के 60 दिन के अंदर अंदर जीएसटी काउंसिल बनाई जाएगी। 12 सितंबर को केवल धारा 12 को लागू किया, और 12 सितंबर को ही जीएसटी काउंसिल का गठन कर दिया। ऐसा क्यों खेल खेल रहे थे, उसकी वजह है क्योंकि लिखा हुआ इस एक्ट में ये कि जिस दिन लागू होगा उसके ठीक 1 साल होते ही सभी राज्यों के वो कानून अपने आप निरस्त हो जाएंगे जो जीएसटी से असंगत हैं। 1 ही साल का टाइम था, लेकिन ये स्कोप था कि जिस दिन लागू करेंगे उस दिन से काउंट होगा, तो लागू ही नहीं कर रहे थे।
केवल 12 धारा 12 लागू की 12 तारीख को, 16 सितंबर को पूरा एक्ट लागू कर दिया। और इसका मतलब यह हुआ कि 16 सितंबर 2017 तक अगर जीएसटी लागू न होता तो राज्यों के वैट और जो सारे कानून थे, एंटरटेनमेंट टैक्स, एंटी टैक्स, ऑक्ट्रॉय, वो सारे कानून खत्म हो जाते। नया कानून बना नहीं, पुराने खत्म हो गए। और इसका मतलब वो कोई टैक्स ले नहीं सकते थे, जो आज के दिन में जम्मू कश्मीर की हालत है। जम्मू कश्मीर के पुराने सारे एक्ट खत्म हो गए, नया एक्ट बना नहीं है। और इसका मतलब ये हुआ कि जम्मू कश्मीर बाकी भारत के साथ अभी कोई व्यापार करने की हालत में नहीं, केवल आंतरिक व्यापार कर सकता है। और आंतरिक व्यापार से आपको पता है जम्मू कश्मीर का काम चलता नहीं है। और इसलिए जम्मू कश्मीर, वहाँ लोग विरोध कर रहे हैं कि इससे हमारी ऑटोनॉमी और ख़त्म हो रही है। ये विरोध 2, 4, 5 दिन चलेगा, क्योंकि ऑटोनॉमी और बेसिक सामान में बेसिक सामान पहले आता है। वह ऐसा नहीं कि विरोध है, वहाँ विपक्ष सरकार से कह रहे हैं कि आप राष्ट्रपति से जो आदेश जारी करवाने वाले हैं उसकी लैंग्वेज दिखाओ हमें। आर्टिकल 370 की वजह से जम्मू कश्मीर में जब भी कुछ चेंज होता है राष्ट्रपति आदेश देता है, और राष्ट्रपति का आदेश वहाँ के विधानमंडल की सहमति से आता है। वहाँ की सरकार कह रही है कि हम आपको नहीं दिखाएंगे, विधानसभा में उसको लेके आएंगे। विपक्ष इस मौके का फ़ायदा उठाना चाह रहा है, ये कह के कि सरकार भारत के सामने बिक गई, जबकि विपक्ष को भी पता है कि वो होता तो वो भी यही कर रहा होता। सरकार बनने से पहले, सरकार बनने के बाद ये होता है। लेकिन अभी विपक्ष का दबाव वहाँ पर ज़्यादा है। मेरे ख्याल से 2, 3, 4 दिन होते होते चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अधिकतम 1 सप्ताह के अंदर जीएसटी, एसजीएसटी बिल वहाँ का पास हो जाएगा, और उसके बाद वो भी उस नक्शे में शामिल हो जाएगा जो नक्शा हमने बनाया है। ये पूरा प्रोसेस था इसका। अब हम थोड़ा सा जानते हैं कि इस संविधान संशोधन में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, कौन कौन से अनुच्छेदों में परिवर्तन है और उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। चलिए देखिए, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। देखिए, सबसे पहले आर्टिकल 246 में ये व्यवस्था की गई है कि संसद को सीजीएसटी और आईजीएसटी लगाने का अधिकार होगा, और राज्यों को एसजीएसटी लगाने का अधिकार होगा। मैंने आपसे कहा था ना कि टैक्स लगाने का अधिकार पहले चाहिए होता है, कौन सा टैक्स कौन लगाएगा ये अधिकार देना पड़ता है। तो संविधान में आर्टिकल 246 में, क्योंकि आर्टिकल 246 और 248 से जो 2 आर्टिकल्स हैं यही बताते हैं कि कौन से विधानमंडल के पास कौन सा अधिकार है। जैसे आप सोचते हैं ना, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनका संबंध 246 और 248 के साथ है। इन्हीं आर्टिकल से इनका कनेक्शन बनता है। तो सबसे पहले आर्टिकल 246 इस बात की व्यवस्था करता है कि ये कर लगाने का अधिकार मिलेगा। इसके बाद एक आर्टिकल ध्यान रखिए, 269। 269 में जो पहले काम होता था उसको बोलते हैं सेंट्रल सेल्स टैक्स। क्या मैं आपसे उम्मीद करूं कि आप सेंट्रल सेल्स टैक्स समझ पा रहे हैं? ये कौन सा था? हाँ, इंटर स्टेट जो सेल्स होती थी, ट्रांजैक्शंस होती थी, उस पर कर लेता कौन था? केंद्र। लेकिन लेकर रख लेता था राज्य को, तुरंत बांट देता था। ऐसा नहीं कि बाद में बांटेंगे, तुरंत वहीं का वहीं उसको निपटाता था। सेंट्रल सेल्स टैक्स के मामले में अब व्यवस्था ये है कि 269 के प्रावधान 269A के अनुसार चलेंगे। ये एक नया आर्टिकल आ गया है। और 269 में व्यवस्था है इंटर स्टेट जीएसटी की, आईजीएसटी। आईजीएसटी के बारे में 3 बातें ध्यान रखें। आईजीएसटी एक तो लगता है इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस पे, जो कि आप एग्जाम्पल से समझ चुके हैं। दूसरा मज़े की बात है कि अब अगर बाहर से आयात होगा, इंपोर्ट होगा, वहाँ भी आईजीएसटी लगेगा।
आयात के मामले में कस्टम ड्यूटी प्लस आईजीएसटी लगेगा। इसका व्यावहारिक मतलब समझ रहे हैं? कल से पहले तक किसी भी आयात पर किसी राज्य को कोई कर नहीं मिलता था। कल से जो नई व्यवस्था है, अब जो भी वस्तुएं आयात होंगी वो वस्तु अंततः जिस राज्य में जाके कंज्यूम होगी उस राज्य को उसके आयात पर आईजीएसटी का आधा हिस्सा जो कि एसजीएसटी में जाएगा वो मिलेगा। राज्यों की खुशी का एक अतिरिक्त कारण ये भी है कि पहली बार उनको आयात में कुछ हिस्सा मिलना शुरू होगा। काउंटर वेलिंग ड्यूटी हट गई है, स्पेशल एडिशनल कस्टम ड्यूटी हट गई है, लेकिन कस्टम ड्यूटी है और साथ में आईजीएसटी है। और तीसरा, चीन को टक्कर देने का प्रयास शायद है ये जो सेज हैं, SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। किसी भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन से अगर कोई चीज़ बाहर निकल रही है तो उस पर ना SGST ना CGST, उस पर लगेगा IGST, मतलब C और S नहीं IGST लगेगा। और उसका ट्रीटमेंट भी ये मान के किया जाएगा कि वो अंतर्राज्य एक्टिविटी हो रही है। इन 3 पर IGST लगेगा, ये प्रावधान यहाँ किया गया है। इससे पहले अगर आपको याद हो तो एक आर्टिकल 268A था जिसमें सर्विस टैक्स का प्रावधान था, उस आर्टिकल को संविधान से हटा दिया गया है। अब 268A एग्जिस्ट नहीं करता है। सर्विस टैक्स उसी के तहत केंद्र सरकार वसूलती थी, अब से वो खत्म हो गया है। 269A के बाद एक आर्टिकल था 270। 270 में वो सारे कर थे जो केंद्र सरकार लगाती थी, वसूलती थी और जिसका पैसा केंद्र और राज्यों में विभाजित होता था। अब क्या सिस्टम है? 270 वैसा का वैसा रहेगा। साथ में जो जीएसटी है, सिर्फ इतना लिख दिया कि जीएसटी से जो पैसा इकट्ठा होगा और जीएसटी में जो पैसा सीजीएसटी और आईजीएसटी में जो सेंटर का हिस्सा है, ये बात मैंने पहले आपसे कही थी, फिर से बता रहा हूं। एक तो सीजीएसटी पूरा का पूरा, दूसरा आईजीएसटी में जो हिस्सा केंद्र सरकार का है, आधा हिस्सा। ये वाला पैसा भी आर्टिकल 270 के तहत जो पूल है उसी पूल का हिस्सा बनेगा और फाइनेंस कमीशन की राय के अनुसार केंद्र और राज्यों में बटेगा। मैंने कुछ देर पहले आपसे बात कही थी कि जो सीजीएसटी केंद्र को मिल रहा है सारा उसका नहीं है, आईजीएसटी में जो केंद्र का हिस्सा है सारा उसका नहीं है। हाँ, लेकिन एसजीएसटी पूरा राज्य का है और आईजीएसटी में जो स्टेट का हिस्सा है पूरा राज्य का है, केंद्र का पूरा हिस्सा नहीं। केंद्र के पैसे का बंटवारा जैसे आर्टिकल 270 के तहत फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन से होता है, वैसे ही जीएसटी में जो केंद्र का हिस्सा है वो भी इसी पूल का हिस्सा बनेगा, वैसे होगा। आर्टिकल 271, ये 4 आर्टिकल से 68, 69, 70, 71 यही सारे टैक्सेस बांटते थे हमारे संविधान में। 271 में 2 चीजें होती हैं, सरचार्ज और सेस। सरचार्ज और सेस का नाम आपने जरूर सुना होगा। ये केंद्र सरकार के पास विशेष उपाय थे कि जब उसको लगे कि टैक्स कलेक्शन हमारे पास कम है तो वो आर्टिकल 269 और 270 में जो टैक्सेस मेंशन्ड हैं उन पर सरचार्ज या सेस लगा सकती थी। सरचार्ज और सेस की मजेदार बात यह है कि उसका सारा पैसा केंद्र को ही मिलता है, राज्य को उसमें एक पैसा भी नहीं मिलता है। इसे राज्य इस बात से खुश होंगे या नाराज होंगे? राज्य नाराज थे। वो हमेशा बोलते सरचार्ज मत लगाओ। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए इनकम टैक्स 20% है और 20,000 करोड़ रुपए इकट्ठा होता है। ये पैसा जो आएगा केंद्र के पास, इसका बंटवारा होगा केंद्र और राज्यों में। किस फार्मूले से होगा? जो फार्मूला फाइनेंस कमीशन सुझाएगा। जनरली मान लीजिए कि उससे 40% राज्यों को दीजिए, 60% केंद्र रखेगा, तो 40% राज्यों में बटेगा आपस में और 60% केंद्र रखेगा। अब मान लीजिए केंद्र को लग रहा है पैसे कम हैं और वो कहता है कि भाई इनकम टैक्स को 20 से 30% कर देते हैं और अब हो गया 30,000 करोड़ रुपए। लेकिन इससे क्या फायदा होगा? जो 10,000 करोड़ एक्स्ट्रा आया उसमें से उसे कितना मिला? 6,000 करोड़ मिला। इसकी बजाय वो क्या करना पसंद करेगा? वो कहेगा 20% इनकम टैक्स जो है
इसी इनकम टैक्स पर हम ऐसा करते हैं 20% सरचार्ज लगा देते हैं या 30% सरचार्ज लगा देते हैं। सरचार्ज का मतलब ये नहीं हुआ कि 20 + 30 50 हो गया। जो 20% टैक्स है, टैक्स पे 30%, 20,000 करोड़ रुपए आ रहा था, इस पर 30% यानी 6,000 करोड़ रुपए। 30% टैक्स करने से केंद्र को 6,000 करोड़ ही मिल रहा था, 4,000 करोड़ तो राज्यों को मिल रहा था। ये कह रहे मैं राज्यों को क्यों दूं? मैं तो 30% सरचार्ज लगाऊंगा ताकि लोगों पर बोझ कम पड़े। 20% टैक्स है, 30% सरचार्ज का मतलब हुआ कुल 26% टैक्स हो गया। ऐसे 30% हो रहा था। और संविधान साफ साफ कहता है कि सरचार्ज और सेस की पूरी प्राप्तियां केंद्र की होंगी। इसलिए केंद्र सरकार लगाती है सरचार्ज या सेस। सरचार्ज और सेस में अंतर इतना है कि सरचार्ज लगाते हैं तो केंद्र को बताना नहीं होता किस चीज़ के लिए है, कहीं भी सेट कर सकती है उसको, वो सीधे सीधे संचित निधि में चला जाता है, आप जहाँ चाहे खर्च कर लें। सेस में बताना पड़ता है किस चीज़ का सेस है। जैसे स्वच्छ भारत सेस, स्वच्छ भारत सेस के जितने पैसे आएंगे वो स्वच्छ भारत के अकाउंट में ही जाएंगे और उसी काम में खर्च होने चाहिए। तो जब सरकार बताने के मूड में हो इस काम के लिए तो सेस लगा देगी, जब बताने के मूड में ना हो किस काम के लिए पैसा चाहिए तो सरचार्ज लगाएगी। लेकिन टैक्स बढ़ाएगी तो उसमें राज्यों को हिस्सा देना पड़ेगा। इसलिए केंद्र सरकार आर्टिकल 271 का खूब प्रयोग करती रही है सरचार्ज और सेस लगाने में। राज्यों ने खूब ताकत लगाई कि सरचार्ज और सेस खत्म ही करवा दें पूरी तरह से, कि 271 ही खत्म हो जाए, पर केंद्र सरकार टस से मस नहीं हुई इस मामले में। और अब जो नई व्यवस्था है वो ये है कि केंद्र सरकार के जो टैक्स बचे हुए हैं उस पर सरचार्ज भी लगा सकती है, सेस भी लगा सकती है। लेकिन जीएसटी के मामले में एक विशेष सेस लगेगा और जीएसटी का जो सेस है उसका बंटवारा होगा केंद्र और राज्य में, और वो जीएसटी काउंसिल के निर्देशों के अनुसार होगा। अब जो नई व्यवस्था है, केवल एक ऐसा सेस है जो केंद्र और राज्यों में बटेगा। वो कौन सा सेस है? जीएसटी सेस है। और जीएसटी सेस का सारा पैसा जाएगा स्टेट्स कंपनसेशन फंड में, क्योंकि जीएसटी लगाने पर राज्यों को जो घाटा होगा उस घाटे की भरपाई करने की गारंटी केंद्र सरकार ने राज्यों को 5 साल के लिए दी है। संविधान संशोधन में ये बात मैं बताना भूल गया था आपको। 5 साल की गारंटी केंद्र ने दी है राज्यों को कि आपके जो कमी होगी रिसोर्सेस की उसकी भरपाई हम करेंगे। उसकी भरपाई के लिए ये फंड बना है। और इसमें क्या क्या डाला है? एक तो महंगी चीज़ें, कैंपा कोला, थम्स अप, इन सब पे 15% सरचार्ज है, 28% टैक्स है, 28% टैक्स के बाद 15% सरचार्ज है, यानी 28 पे 15 मानेंगे तो 4.2 और मान लीजिए तो करीब 32.2% टैक्स हो गया। तंबाकू पर लगाया है सेस 204%। तंबाकू में जो गुटखा है, जो सामान्य तंबाकू है, उस पर 135% सेस है। और कुछ चीज़ों पर तो लगाया है 290% सेस। और जितना टैक्स है 10% टैक्स है तो 29% सरचार्ज उसके ऊपर सेस। ये जो सारा सेस है, कोल वाला जो है, कोयले पर 1 टन पर 400 रुपये सेस लगाया, जो पहले से लगा हुआ था इसमें कन्वर्ट कर दिया है। उस सेस का पैसा जो पहले क्लीन एनर्जी में जाता था, अब वो पैसा जाएगा राज्यों को कंपनसेट करने में। इसलिए कई एनवायरमेंटलिस्ट बहुत नाराज हैं इस बात से कि केंद्र का ये कदम गलत है। तो 271 के तहत अब जो व्यवस्था है, केवल इतना ध्यान रखें कि बाकी सारे सरचार्ज, सारे सेस केंद्र सरकार लगा सकती है। केवल एक नया सेस आ गया है, वो जीएसटी सेस है, और वो हमेशा लगेगा इसी आधार पर कि जीएसटी काउंसिल ने क्या निर्देश दिए हैं, और जीएसटी काउंसिल के निर्देश आ चुके हैं। वो सेस कल रात से लागू हो चुका है। इसके अलावा जो अंतर आया है, एक है 279A। इस पर आपसे सवाल ज़रूर पूछा जाएगा कि ये आर्टिकल क्या है। ये नया आर्टिकल जोड़ा गया है 279A, और 279A के अंतर्गत जीएसटी काउंसिल की व्यवस्था है। जीएसटी के मामले में सारे फैसले करने की जो क्षमता है, जो अधिकार है, वो जीएसटी काउंसिल के पास है।
जीएसटी काउंसिल कैसे बनेगी, उसमें क्या क्या होगा, ये सारे के सारे प्रावधान 279A में किए गए हैं। इनमें से कुछ प्रावधान आपको पता होने चाहिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है। तो जीएसटी काउंसिल में क्या क्या होने वाला है? सबसे पहली बात, इसके जो मेंबर्स हैं 2 आएंगे केंद्र से। जो एफएम है, एफएम कौन? 104 फिनेंस मिनिस्टर, जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं हमारे, वो एफएम इसके अध्यक्ष हैं। और इन्हीं के मंत्रालय में जो राज्य मंत्री होंगे राजस्व के मामले में, तो स्टेट मिनिस्टर ऑफ फिनेंस जो रेवेन्यू या टैक्सेशन के मामले में होंगे, यानी केंद्रीय वित्त मंत्रालय में ही जो राज्य मंत्री नियुक्त हैं वो इसके दूसरे मेंबर होंगे। और इसके अलावा 31 के 31 राज्यों के फिनेंस मिनिस्टर या कोई अदर मिनिस्टर जो उस राज्य की ओर से नियुक्त किया जाए। कुल 33 मेंबर्स हैं। एक केंद्रीय वित्त मंत्री जो इसका अध्यक्ष है, एक केंद्रीय वित्त मंत्रालय में काम करने वाला राज्य मंत्री, और 31 जो राज्य हैं, राज्य 29 प्लस 2 कौन से? दिल्ली पौंडीचेरी को राज्य माना गया है। इन सब के फिनेंस मिनिस्टर्स, या फिनेंस मिनिस्टर ना हो तो टैक्सेशन मिनिस्टर, रेवेन्यू मिनिस्टर, वो सब भी ना हो तो राज्य सरकार जिस एक मंत्री को नियुक्त कर दे वो यहाँ रहेगा। ये 33 लोगों की सभा मिलकर सारे फैसले करेगी। फैसला कैसे करेगी? पहली बात है कि कोरम यानी गण पूर्ति के लिए 50% लोग चाहिए। जब तक 33 में से 17 लोग नहीं बैठे होंगे कार्रवाई नहीं चलेगी। जैसे संसद में क्या होता है, 10% लोग चाहिए होते हैं, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो। यहाँ 50% का कोरम है कि इससे कम पर मीटिंग संपन्न नहीं होगी। और अगर कभी वोटिंग करनी पड़ गई, 2011 में लिखा था एक्ट में कि कंसेंसस यानी सहमति से प्रस्ताव पारित होगा। सहमति कहाँ बनती है? 33 के 33 में सहमति बनेगी, क्या गारंटी इस बात की? तो 2014 में चेंज हो गया, 16 में वही है। जो आज प्रावधान है वो मैं आपको बताता हूँ। कम से कम 75% बहुमत चाहिए कोई प्रस्ताव पारित करने के लिए। आधा नहीं, 2/3 नहीं, 3/4। इसका मतलब ये नहीं है कि 33 को आप सीधे 4 से भाग करें या 3/4 से उससे गुणा कर दें, उससे बात नहीं बनेगी। 25 लोगों से नहीं होगा। 33 में 25 लोग हो जाएं तो 3/4 बहुमत हो जाता है, पर 25 से नहीं होगा। साथ में एक कंडीशन और है, 75% बहुमत जो है वो भारित बहुमत है, वेटेड मेजॉरिटी है। वेटेड मेजॉरिटी, और वेटेड मेजॉरिटी का मतलब ये हुआ केंद्र सरकार का 1/3 वोट माना जाएगा और राज्य सरकार के 2/3 वोट माने जाएंगे। सारे राज्यों के वोट मिला के 2/3 ही माने जाएंगे और केंद्र सरकार के वोट 1/3 माने जाएंगे। इसका मोटा मोटा मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई एक खास वैल्यू निकाल लें तो आप मान लीजिए कि राज्य सरकार के पास कुल जो वोट हैं 33.3 वोट हैं। अगर दोनों लोग बैठे हैं तो इसका आधा आधा कर लीजिए। एक ही बैठा है तो वो अकेला जो वोट देगा 33.3 वोट पड़ गए। राज्य हैं 31, कुल वोट हैं 66.6, तो लगभग 2 वोट पर स्टेट। अगर सारे बैठे हैं तो 2 दशमलव कुछ। अगर 8 ने हाथ खड़ा कर दिया तो आप कहेंगे ठीक है, लगभग 17 वोट आपके हो गए। और केंद्र वाला एक हाथ खड़ेगा, ले मेरा अकेला आ गया, 17 ही आ गए। और दोनों ने कर दिया, और अगर केंद्र से एक ही आया होगा तो ले 33 वोट। तुम 8 के मिला के 16 हैं, मेरे अकेले के 33 हैं। प्रावधान बड़ा सरल था, सारे राज्य मिलकर भी केंद्र का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। सारे राज्य मिल जाएंगे तो क्या कर लेंगे, 2/3। और बहुमत चाहिए कितना, 3/4। सारे राज्य मिलकर 66.6% हैं और न्यूनतम बहुमत चाहिए 75%। तो क्या राज्य अपनी मर्जी से केंद्र को ताक पे रख के कुछ पास करवा लेंगे? नहीं। और केंद्र करवा लेगा? वो तो और कम है, 33 है वो तो। इसका मतलब जब तक केंद्र और बहुत सारे राज्य आपस में सहमत नहीं होंगे तब तक जीएसटी काउंसिल से कुछ पास करवा नहीं सकते।
और जीएसटी काउंसिल से पास करवाए बिना जीएसटी के मामले में कुछ भी प्रावधान लागू करवाना संभव नहीं है। ये इस अमेंडमेंट का सबसे शानदार संशोधन माना जाता है। इसके बाद 366 में कुछ परिभाषाएं चेंज की हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। एक तो मैंने कहा था कि जीएसटी की परिभाषा क्या है, अल्कोहल को छोड़ के बाकी चीज़ों पर लगने वाला कर। सर्विस की परिभाषा क्या है, जो भी गुड नहीं है वो सर्विस है। स्टेट की परिभाषा क्या है कि सारे स्टेट्स और इंक्लूडिंग यूटीज विद लेजिस्लेचर्स, जिन यूटीज में विधानमंडल है, विधानसभा है, उनको भी राज्य माना है। इसलिए राज्य कितने हो गए, 31 हो गए, 29 राज्य इसके हिसाब से नहीं। 368 में बताया है कि इस एक्ट में संशोधन करने के लिए वही व्यवस्था करनी पड़ेगी, दोनों सदनों का विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति, उससे कम में जीएसटी वाले काम में संशोधन नहीं हो सकता। एक अंतिम प्रावधान इसमें और है जिसकी वजह से इतना हल्ला मचा है, लेकिन उस पर लोगों ने ध्यान कम दिया। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो समझेंगे कि इतनी मारामारी थी नहीं। 368 आप समझ गए कि इसका संशोधन करने के लिए केवल दोनों सदनों का बहुमत चाहिए या आधे राज्य भी चाहिए, आधे राज्य भी चाहिए, इसलिए बहुत मुश्किल इसको बनाया गया है। 368 के बाद इसमें एक प्रावधान ये किया है, एक तो राज्यों को कंपनसेशन केंद्र की ओर से मिलेगा, कितना मिलेगा, 100% मिलेगा और 5 साल तक मिलेगा। जिन भी राज्यों को पहले की तुलना में कम राजस्व की प्राप्ति होगी उनको केंद्र सरकार, या मैंने संसद का लिखा है कि संसद उनको कंपनसेट करेगी। कंपनसेट कैसे करेगी ये सब नहीं लिखा, वो जीएसटी काउंसिल तय करेगी। और जीएसटी काउंसिल ने जो तय किया वो क्या कर दिया है, एक कंपनसेशन फंड बना दिया है जिसमें सेस के पैसे आते हैं, और वो फंड इतना बड़ा है कि उससे आराम से वो कंपनसेट कर लेंगे। बस ये ध्यान रखना है, कंपनसेशन के लिए किसी राज्य की आय कितनी मानी जाए, 2015-16 में उस राज्य की आय कितनी थी और कौन से टैक्सेस से, जो टैक्स जीएसटी में समा गए हैं। इस वाक्य को सुनिए ध्यान से, 2015-16 में किसी राज्य की उन टैक्सेस से कितनी कमाई थी जो टैक्स जीएसटी का हिस्सा बन गए हैं, उस आय को बेस मानेंगे। और ये मानते हुए कि हर साल 14% इसकी आय बढ़ जाती, इस हिसाब से अगले 5 सालों में गणना करेंगे कि इसकी इतनी आय होनी चाहिए थी और अब कितनी आय है। ये व्याख्या समझ में आ रही है आप लोगों को? जीएसटी में कंपनसेट करने के लिए जो राज्य की आय मानी जाएगी वो 2015-16 के फाइनेंशियल ईयर में उन टैक्सेस से कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ जो जीएसटी में मर्ज हो गए, और ये एज्यूम करते हुए कि हर साल 14% की ग्रोथ हो ही रही थी, तो हर साल 14% चक्रवृद्धि दर से बढ़ाते जाएंगे। उतना पैसा अगर जीएसटी से मिल गया उस राज्य को तो ठीक, उससे जितना कम मिलेगा उतना पैसा केंद्र सरकार अपने इस फंड से देगी, और देगी कब, हर 2 महीने पर देगी। राज्यों की स्थिति ऐसी है कि 2 महीना होते होते कटोरा उठा लेते हैं, वो पैसा बचता ही नहीं उनके पास। ऐसी स्थिति बना के रखी है उनकी कि वो ज़्यादा स्वावलंबी ना हो जाए, तो हर 2 महीने में पेमेंट करनी होगी। और साथ में लिख दिया सीएजी ऑडिट करेंगे ताकि राज्य ऊट-पटांग डिमांड ना कर सके, तो सीएजी की ऑडिट से व्यवस्था चलेगी। अंतिम बात लिखा है कि जिस दिन ये एक्ट लागू होगा उसके ठीक 1 साल बाद सभी राज्यों के वे कानून जो इस कानून से असंगत हैं वे अपने आप समाप्त हो जाएंगे। हाँ, अगर कोई राज्य उससे पहले ही अपनी विधि पारित कर लेता है तो उसी दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन अगर किसी राज्य ने इसके हिसाब से अपनी विधि नहीं बनाई तो 1 साल होते ही उसके वो सारे कानून खत्म हो जाएंगे जो पहले से चल रहे हैं। और वो सारे कानून कब खत्म हो जाएंगे, 16 सितंबर 2017 को। इसलिए अरुण जेटली बहुत परेशान थे कि जल्दी से लागू हो। 1 जुलाई हो गया था और मुश्किल से हमारे पास 2.5 महीने बचे हुए थे। लेकिन जो प्रावधान लोगों ने ध्यान से नहीं पढ़ा वो एक और भी है। लोग कह रहे हैं कि 16 सितंबर तक करना ज़रूरी था, वरना आग लग जाती, वरना संविधान फेल हो जाता। ऐसा कुछ ना होता, क्योंकि संविधान संशोधन अधिनियम की जो आखिरी धारा है, 20वीं धारा, उसमें एक बात और लिखी है
और लिखा है कि अगर राष्ट्रपति को लगता है कि इसको लागू करने में कुछ ऐसी समस्याएं आ रही हैं जिन्हें सुलझाने के लिए संविधान में कुछ बदलाव करना ज़रूरी है, तो राष्ट्रपति अपने आदेश द्वारा संविधान में कोई भी परिवर्तन कर सकेगा, किंतु ऐसा परिवर्तन इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से 3 साल तक ही चल सकेगा और ऐसे किसी भी आदेश को संसद के दोनों सदनों के समक्ष जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रखा जाएगा। कहने का भाव ये है कि 16 सितंबर 2016 को लागू हुआ है। 16 सितंबर 2019 तक राष्ट्रपति के पास पूरी शक्ति है इसके प्रावधानों को अपने साइन से बदलने की। राष्ट्रपति अपनी मर्जी से केवल खाना वाना खा सकता है हमारे देश में। राष्ट्रपति का मतलब होता है प्रधानमंत्री। भारत में एक ही आदमी ऐसा है जो जीएसटी को लागू होने से रोक सकता था। वो कौन है आप जानते ही हैं, प्रधानमंत्री जी। और वो चाह नहीं रहे, इससे लागू होना था, लेकिन वो भी 3 साल तक डिले करवा सकते थे। इस बात पर लोगों का बहुत कम ध्यान था। इसलिए ध्यान रखना कि अगर मामला फंसी जाता किसी वजह से तो राष्ट्रपति के साइन करवा के उसको 6 महीने लेट करवा देते, 3 महीने लेट करवा देते। तो बहुत मारा मारी हड़बड़ी वाली बात नहीं थी। ये तो सरकार ने 1 साल का समय लिया था, तो स्वाभाविक था कि 1 साल के अंदर होना चाहिए, तो सरकार ने 1 साल में कर दिया, अच्छे तरीके से किया। मेरा ख्याल है कि हम यहाँ पर इसे रोकते हैं और अब मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग प्रश्न पूछिए, बजाय इसके कि मैं ही रामायण सुनाता जाऊँ। आपके प्रश्नों से हम अनुमान करते हैं कि क्या। अभी 2-4 मिनट आप लोग सवाल पूछिए, मैं नोट कर लेता हूँ। जो जो महत्वपूर्ण सवाल होंगे उन सवालों को मैं एड्रेस कर दूंगा और उसके साथ फिर इसको पूरा कर लेंगे। एक प्रश्न है कि आयात पर कैसे कर लगेगा। देखिए, आयात बड़ा सरल सा मामला है। अब जो आयात होगा उस पर सीधे सीधे 2 कर लगेंगे। एक है बेसिक कस्टम ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी केंद्र सरकार लगाएगी अपने हिसाब से, और उससे जो पैसा मिलेगा वो आर्टिकल 270 के तहत उस पूल में जाएगा जो पैसा फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के हिसाब से बटेगा बाद में। इसके साथ में लगेगा आईजीएसटी। और मैंने आपसे कहा था ना कि इस बार एक कमाल ये हुआ कि इंपोर्ट्स को भी आईजीएसटी से जोड़ दिया है। आईजीएसटी लगाया है काउंटर वेलिंग ड्यूटी और एडिशनल कस्टम ड्यूटी को हटाकर। आईजीएसटी जो लगेगा उसमें से आधा हिस्सा सेंटर को, आधा हिस्सा स्टेट को जाएगा। और ये स्टेट कौन सा स्टेट है? जहां सामान उतरा है या जहां सामान अंत में बिका है। जहां सामान अंत में बिकेगा वो वाला, उस राज्य को सारा का सारा स्टेट जीएसटी का इनपुट क्रेडिट ट्रांसफर हो जाएगा। इसके अलावा केवल एक चीज़ हो सकती है और वो हो सकती है कस्टम ड्यूटी पर अगर कोई सरचार्ज है या सेस है तो वो होगा। अब विदेश से आने वाले सामान पर केवल ये टैक्सेस हैं। पहले टैक्सेस के नाम ज़्यादा थे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जितना मुझे समझ में आ रहा है कि इससे आयात करना मुश्किल होने वाला है, क्योंकि सरकार की जो पॉलिसी है मेक इन इंडिया वाली, वो चाह रहे हैं कि आयात बहुत आसान ना रहे। अभी क्या होता है, आयात के नाम पर बहुत सारी एग्जम्पशंस हैं, बहुत सारी वस्तुओं को टैक्स से छूट मिल जाती है इन सब टैक्सेस से। उसकी वजह से भारत के उत्पादकों को विदेशी उत्पादकों की तुलना में कॉस्ट बेनिफिट नहीं मिलता है। उनकी कॉस्टिंग ज़्यादा आती है, वो बेच नहीं पाते हैं। सरकार इस मूड में है कि जो बाहर से सामान आ रहा है उस पर एग्जम्पशंस खत्म कर देगी, और एग्जम्पशंस अगर खत्म होती हैं तो इसका मतलब है कि टैक्सेस 2 दिखेंगे, लेकिन इंपोर्ट होके आने वाली चीज़ भारत में बनने वाली चीज़ की तुलना में महंगी पड़ेगी, और इसलिए भारत की बनी वस्तुओं का ज़्यादा क्रय विक्रय हो, इस बात की संभावना बढ़ती है। ये इनकी अब तक की राय इसको लेकर है। दूसरी बात, अल्कोहल पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। अल्कोहल के मामले में मैंने जैसा कि आपको कहा कि इसमें अल्कोहल मतलब केवल कंज्यूम करने वाली अल्कोहल, मेडिसिनल है तो अलग मामला है। जो सीधे सीधे शराब पीने के लिए शराब होती है उसके मामले में इस पर है स्टेट एक्साइज टैक्स। अब ये कहना कि इसको क्यों छोड़ दिया, ज़रूर मोदी जी की साजिश होगी, ज़रूर अंबानी की साजिश होगी, ये बचकानी बात है।
राज्यों की सहमति के बिना संविधान संशोधन एक्ट पारित हो ही नहीं सकता था। और राज्यों ने, एम्पावर्ड कमेटी ने एकदम शुरू में स्पष्ट कर दिया था कि शराब पर तो बात भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये उनके रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स है और कोई लिमिट है नहीं। 10% से लेकर 60% तक, 100% तक कितना भी वो एक्साइज चार्ज कर सकते हैं। इसलिए उनका स्पष्ट कहना था कि जीएसटी इस पर तो बिल्कुल लागू नहीं होना चाहिए। और इतने पे ही नहीं माने, जीएसटी काउंसिल तय करेगी इस पर भी नहीं माने। संविधान संशोधन में ही मेंशन करना पड़ेगा कि जीएसटी इस पर लागू नहीं होता है। और इसलिए आर्टिकल 366 में जीएसटी की परिभाषा में ही शामिल करना पड़ा कि अल्कोहल पर जीएसटी लागू नहीं होगा, बाकी सब चीज़ों पर लागू हो सकता है। और मैंने आपसे कहा था कि 30 रुपए की शराब बढ़ते बढ़ते 230 रुपए तक की हो सकती है। ऐसे एग्जाम्पल्स भारत में हैं। भारत की शराब की कुल खपत दुनिया का 20% है। यानी दुनिया भर में जो शराब बनती है उसका 1/5 भारत के लोग मिलके पी जाते हैं। मतलब दुनिया भर का बोझ अपने कंधे पे उठा रखा है भारत के लोगों ने कि बाकी लोग परेशान ना हो, हम ही खत्म कर देंगे इसको। इस तरह से चल रहा है। क्या फायदा होगा, पढ़ नहीं पाऊंगा इन सबको। अल्कोहल के बाद तीसरी चीज है पेट्रोलियम। इसमें ऐसा क्यों हुआ? देखिए, पेट्रोलियम में सारे प्रोडक्ट्स जीएसटी की परिधि से बाहर नहीं है। पेट्रोलियम का अभी का खेल क्या है, अगर उसको समझ लेंगे तो चीज़ें थोड़ी आसान होंगी। एक होता है पेट्रोल, एक है डीजल। ठीक है, इन दोनों पर एक मोटा मोटा अंदाज़ा लगा लीजिए कैसे काम होता है। अभी 16 जून से क्या हुआ कि डेली बेसिस पे रेट्स तय हो रहे हैं पेट्रोल डीजल के। तो 16 जून के जो रेट्स थे, अगर आप उनको ध्यान रख के समझना चाहें तो स्थिति क्या है। जो पेट्रोल और डीजल भारत सरकार को मिलता है आयात होके, अगर 1 लीटर के हिसाब से बात करें, वो तो बैरल्स में मिलता है, हम लीटर में अगर उसको डिवाइड कर लें तो 1 लीटर पेट्रोल भारत सरकार को मिलता है 18 रुपये के आसपास, और डीजल भी 18 रुपये का मिलता है। पेट्रोल डीजल के रेट्स में रत्ती भर अंतर नहीं है। जो आता है बाहर से उसमें दशमलव में भी अंतर नहीं आता है, एकदम सेम रेट होता है। इसलिए विकसित देशों में ये कहना कि मेरे पास डीजल कार है, तेरे पास तो पेट्रोल कार है, कोई सुनता भी नहीं इन सब बातों को। वह उन दोनों को सेम मानते हैं, वो लोग अंतर नहीं समझते। इसके बाद इसकी बेसिक प्रोसेसिंग, रिफाइनरी और वो सब जो चीज़ें हैं, बेसिक खर्चे हैं, वो जुड़ जाते हैं। वो खर्चे यहाँ पर लगभग 8 रुपये के पड़ते हैं, 8 या 9 रुपये के, और यहाँ भी लगभग उतने के पड़ते हैं। तो मान के चलिए कि 26 रुपये के आसपास का पेट्रोल और डीजल पड़ता है फैक्ट्री से बाहर निकलते हुए। रिफाइनरी को फैक्ट्री मान लीजिए इस सेंस में। यहाँ खड़ी है केंद्र सरकार सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ। सेंट्रल एक्साइज टैक्स जो है वो आमतौर पर पेट्रोल पर 80% तक चला जाता है और डीजल पर 60% तक चला जाता है। और इसका मतलब हुआ कि ये जो 26 रुपये है, इस 26 रुपये पर लगभग 21 रुपये सेंट्रल टैक्स लगता है, और इस पर लगभग 17 रुपये सेंट्रल टैक्स लगता है। तो ये हो गया 47 रुपये और ये हो गया 43। आप समझ लीजिए, बाहर से आया था 18 रुपये का, हर लीटर पर केंद्र सरकार ने उसके ऊपर 21 रुपये ले लिया है। इसलिए सरकारें चाहती हैं कि खूब डीजल लोग खर्च करें, खूब पेट्रोल फूकें। हालांकि ये भी चाहती है कि पर्यावरण का संरक्षण हो, लेकिन मनी मन में चाहती हैं कि खूब फूकें। कम से कम खरीद लें, बेशक चलाएं नहीं गाड़ी, खरीदते रहें। इसके बाद आ जाते हैं जो पंप ऑपरेटर्स होते हैं, पेट्रोल पंप ऑपरेटर्स। पेट्रोल पंप ऑपरेटर को पेट्रोल पर प्रति लीटर 2.5 रुपये और डीजल पर प्रति लीटर 1.5 रुपये मिलता है लगभग। तो ये हो गया 49.5 रुपये और ये हो गया 44.5 रुपये। अब ये बिकने के लिए तैयार है पेट्रोल पंप से। यहाँ पहुँच जाता है स्टेट वैट डिपार्टमेंट कि तुम जो बेचोगे उस पर टैक्स दो हमें। और राज्य सरकारों ने सामान्यतः पेट्रोल पे टैक्स लगा रखा है 27% के आसपास, और डीजल पर इनका टैक्स आमतौर पे होता है 17% के आसपास, 16-17% के बीच में, 16.75 जनरली। और इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ से बढ़ते बढ़ते करीब सोच लीजिए कि
कितना 12-13 रुपए के आसपास यहाँ हो गया, और इसके पास लगभग मान लीजिए 10 रुपए के आसपास, और इस तरह से पेट्रोल हो जाएगा करीब 62 रुपए के आसपास, और डीजल हो जाएगा करीब 55 रुपए के आसपास। पेट्रोल डीजल का ये खेल है। कैस्केडिंग भी ज़बरदस्त चल रही है इसमें, क्योंकि जो सेंट्रल एक्साइज पे किया गया उसके ऊपर वैट भी पे किया गया। केंद्र का कहना है कि राज्य तैयार नहीं हुए, हो सकता है राज्य तैयार ना हुए हों, पर मुझे लगता है कि इसमें क्योंकि फ़ायदा केंद्र को ज़्यादा हो रहा है, केंद्र को मिले 21 रुपये, राज्य को मिले 13 रुपये, यहाँ केंद्र को 17 रुपये, राज्य को 10 रुपये। तो मुझे लगता है कि इस मामले में केंद्र और राज्य दोनों को ही लगा होगा कि यूं ही चलने देते हैं। और पेट्रोल डीजल में तो ये है नहीं कि सेल्स कल को कम ना हो जाएं, बढ़ ना जाएं, वो तो बिकना ही बिकना है। मेरे ख्याल से राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को संविधान संशोधन का हिस्सा नहीं बनाया कि ये जीएसटी से बाहर है। सिर्फ इतना लिखा हुआ कि इनके बारे में जीएसटी काउंसिल तय करेगी कि ये जीएसटी में कब शामिल होंगे। अनुमान कीजिए कि 2 साल, 4 साल, 5 साल में शामिल कर लें। अंतर सिर्फ इतना है कि जो 4 टैक्स रेट्स बनाई है ना, भाई आप कितना टैक्स लेंगे? 0, 5, 12, 18, 28 यही कर सकते हैं। अगर 28% भी लिया तो कितना कितना मिला? 14। और अभी जो टैक्स मिल रहा है वो उससे बहुत ज़्यादा मिल रहा है। और जिस दिन सरकारें कहने लगी कि पेट्रोल पे हम सरचार्ज लेंगे, सेस लेंगे 28% के ऊपर, उस दिन आपको पता है लोग क्या करेंगे। तो पेट्रोलियम की टैक्सेशन की संरचना अगर लोगों को समझ में आ गई तो सरकारें खतरे में आ सकती हैं, केंद्र भी, राज्य भी, लोग नाराज़ हो सकते हैं। मेरे ख्याल से इस वजह से इन्होंने सोचा कि अभी इसको टाल देते हैं, साल 2 साल में देखते हैं रेवेन्यूज़ हमारे कितने बनते हैं। अगर रेवेन्यूज़ ठीक रहेंगे तो धीरे धीरे इसको भी हम बीच में लेके आ जाएंगे। 5 चीज़ों पर जीएसटी नहीं है: पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल, नेचुरल गैस, और एक कोई और चीज़ है पेट्रोलियम, क्रूड पेट्रोलियम। इन 5 पर जीएसटी नहीं है, बाकी पे जीएसटी लगा दिया है। तो उम्मीद कीजिए कि 2-3 साल में होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी का क्या है? इलेक्ट्रिसिटी पे सेंट्रल एक्साइज केंद्र सरकार ले सकती है पर लेती नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 1-2 मामलों में डिसाइड किया है कि बिजली का उत्पादन भी उत्पादन है, इसलिए केंद्र सरकार उस पर सेंट्रल एक्साइज टैक्स ले सकती है। पर केंद्र सरकार की भलमन साहत मानिए कि बिजली पर एक्साइज टैक्स लेती नहीं है, तो अभी हमारी बिजली पर एक्साइज टैक्स लग नहीं रहा है। किंतु राज्य सरकारें बिजली पर वैट ज़रूर लेती हैं, और ये उनकी कमाई का बड़ा साधन है, क्योंकि बिजली के बिना कोई रह नहीं सकता है। इसलिए बिजली को जब वो बेचते हैं तो उसमें उनको टैक्स अच्छा खासा मिल जाता है। ये अच्छी बात है कि वैट की दरें बहुत ज़्यादा नहीं है बिजली पर, आमतौर पर 8-10% के बीच में वैट की दर होती है, लेकिन किसी किसी राज्य में ये दर ज़्यादा भी हो सकती है। इस मामले में राज्य सरकारों को ऐसा लगता था कि अगर हम बिजली छोड़ देंगे तो हमारा रेवेन्यू काफ़ी कम होगा। कोई सहमति बन नहीं पाई, लेकिन अच्छी बात यह है कि संविधान संशोधन में इसको मेंशन नहीं किया है, और इसका मतलब है कि जब भी सहमति बनेगी बिजली को भी जीएसटी में ला के केंद्र राज्य बंटवारा करेंगे। अभी राज्यों को शायद लग रहा होगा कि टैक्स केवल हम कमा रहे हैं, केंद्र हमारी कमाई का हिस्सा ले लेगा, तो ऐसा हम उसको क्यों करने दें। लेकिन निकट भविष्य में उम्मीद करनी चाहिए कि ऐसा होगा। 4 स्लैब क्यों हैं? मेरे पास 2-3 लोगों ने प्रश्न भेजा कि अगर जीएसटी एक देश, एक कर, सब कुछ एक एक है, तो 4 स्लैब क्यों हैं? इसकी सरल सी बात यह है कि हम प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में विश्वास रखने वाले लोग हैं, और प्रोग्रेसिव टैक्सेशन जब भी होती है उसमें ये हमें स्लैब्स बनानी पड़ती हैं। देखिए, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब है जिसकी जितनी ज़्यादा आय उस पर उतना ज़्यादा कर। डायरेक्ट टैक्सेस में तो बड़ा सिंपल है, इनकम के हिसाब से स्लैब बना दी। अगर आपकी इनकम 10 लाख से ज़्यादा है तो 30% टैक्स दे दो भाई, 1 करोड़ से ज़्यादा है तो 5% सरचार्ज भी पे कर दो। जितनी इनकम बढ़ेगी उतना आपसे टैक्स ज़्यादा लेंगे, ताकि उस पैसे से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो, देश का विकास हो। इनडायरेक्ट टैक्सेस की नेचर ये है कि सभी पे बराबर लगते हैं, इसलिए इनको रिग्रेसिव कहते हैं।
अगर नमक पे टैक्स है तो सब पे बराबर लग रहा है, अमीर पे भी गरीब पे भी। इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्रोग्रेसिव बनाने का एक ही तरीका होता है कि जो चीज़ें बहुत ज़रूरत की हैं उन पर टैक्स ना लगाएं, जैसे जैसे लग्जरी की तरफ बढ़ती जाए टैक्स बढ़ा दिया जाए। और भारत सरकार ये नहीं चाह रही थी कि हम टैक्सेस सब पे बराबर कर दें, वो ये चाह रही है कि लोगों की हैसियत के हिसाब से टैक्सेस हों और कुल मिला के रेवेन्यू कलेक्शन उतना ही हो जाए जितना अभी तक हो रहा था। हालांकि अनुमान है, हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी हंसमुख, क्या नाम है, अधिया, उनका भी अनुमान है, कुछ और लोगों का अनुमान है कि जीएसटी आने के 1-1.5 साल बाद हम पाएंगे कि हमारा जीडीपी 1 से 1.5% के बीच में बढ़ने वाला है। हालांकि विवेक देबरॉय जो उसी इकोनॉमिक एडवाइज़र ही हैं मिनिस्ट्री के, उन्होंने इस अनुमान को रबिश कह के खारिज किया है। अब देखिए क्या होता है, लेकिन इतना ज़रूर कहा जा रहा है कि जितना रेवेन्यू कलेक्शन अभी था उतना तो हो ही जाएगा, उससे कम नहीं होगा। प्रोग्रेसिव इसलिए किया है कि 0%, अच्छा ये भी समझ लीजिए 0% और एग्जम्प्टेड में अंतर होता है। एक बात ये भी समझाते हैं आपको, 0% रेवेन्यू और एग्जम्प्टेड, 0% जीएसटी और एग्जम्प्टेड में क्या अंतर है वो भी देखिए, पहले ये समझ लीजिए। 0% उन चीज़ों पर है जो हर आम आदमी की ज़रूरत है, जैसे नमक है, नमक किसको नहीं चाहिए भाई, दूध है, किसी को अंडा खाना है, आटा है, आटा ब्रांडेड नहीं, सामान्य आटा। जैसे आप कहेंगे कि मैं कोहिनूर बासमती खाऊंगा, बासमती, और फिर कहेंगे टैक्स नहीं दूंगा, तब नहीं, टैक्स देना पड़ेगा उस समय। लेकिन जब तक खुला चावल खरीद के खा रहे हैं उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक नीड्स वाली बातें हैं। फिर सरकार कह रही है कि अच्छा अगर आप थोड़े ज़्यादा शौक रखने वाले लोग हैं, थोड़ा सा टैक्स पे कर दो हमें, है ना। जैसे काजू खा रहे हो तो भाई 5% टैक्स पे कर दो, ऐसी क्या दिक्कत है। आप दही खा रहे हो, फ्री में खा लो, कोई बात नहीं। लस्सी फ्री में पी लो, कोई बात नहीं। फ्री का मतलब बिना टैक्स के ऐसा तो देना ही पड़ेगा ना। लेकिन अगर आप उससे थोड़ा सा ऊपर जा रहे हो तब थोड़ा सा टैक्स पे कर दो। तो अब अगर आपका शौक हो गया कि मैं काजू खाऊंगा तो आप 5% टैक्स पे करो, ऐसे नहीं चलेगा। अगर आपका मन कर रहा है कि मैं पैक्ड कुछ दूध पी लूँ या पैक्ड कोई आइटम ले लूँ, पनीर, पैक्ड पनीर ले लूँ, कच्चा पनीर तो यही है, पैक किया हुआ पनीर आएगा तो फिर 5% टैक्स देना होगा। फिर कहा थोड़े ज़्यादा शौकीन हैं, घी खाते हैं तो 12% दे दीजिए, मक्खन खाने तो 12% दे दीजिए। इतना तो देना ही चाहिए, जब घी मक्खन खा रहे हैं तो इसका मतलब सब ठीक चल रहा है। तो घी मक्खन है। अचार का शौक फरमाते हैं, अचार मुरब्बा ये सब खाते हैं अगर, तो 12% दे दीजिए। एक बात जो मैं नहीं समझ पाया वो है कि काजू पे 5% है, बादाम पे 12% है। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा कि काजू और बादाम में भेदभाव क्यों किया है। कोई वजह होगी, शायद मोदी जी काजू खाते होंगे या जेटली जी काजू खाते होंगे, क्या पता। हो सकता है राहुल गांधी बादाम खाते हो, इसलिए महंगा कर दिया हो कि इसको महंगा कर देते थोड़ा सा, कुछ तो फर्क पड़ेगा उसे। और फिर ये कि अगर आप बहुत ज़्यादा खर्च करने वाले आदमी हैं तो 18% दीजिए। अब जैसे आइसक्रीम खाने निकल गए तो आइसक्रीम पे 18% दीजिए, कंप्यूटर खरीदने 18%, प्रिंटर खरीदने 18% दीजिए, और मोबाइल क्योंकि ज़्यादा ज़रूरी है लोगों के लिए वो 12% में कर दिया है। तो जैसी जैसी ज़रूरतें लोगों की हैं वैसे वैसे दरों को बढ़ा दिया है। और अगर आप लग्जरी के लेवल पर जा रहे हैं तो 28% क्यों नहीं देंगे। जैसे 28% में एक तो ये कोका कोला टाइप की जो चीज़ें हैं, ये कोई तबीयत खराब करती है, सब बिगाड़ देती है, और उसके बाद भी लोग पैसा खर्च कर रहे हैं। इतना ही शौक है तो और पैसे खर्च करो। फिर तंबाकू खाने तो खाओ ना, तो पैसे तो सरकार को कम से कम। बीड़ी पे सेस नहीं लगाया है। इतनी डिबेट हो गई, बीड़ी उत्पादक राज्यों ने कहा इससे मत लगाइए प्लीज़, तो फाइनली उनके दबाव में छोड़ दिया है। बीड़ी पे नहीं है सेस, तंबाकू के बाहर की हर प्रोडक्ट पे सेस है, बीड़ी छोड़ दिया है सिर्फ इसलिए कि बीड़ी आम आदमी पीता है तो आम आदमी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, और ये कह के सेस उस पर नहीं लगाया है। तो ऐसे आप किसी भी रिजीम पे थोड़ा बहुत तो हो ही सकते हैं। 28% जैसे कार खरीदेंगे तो 28% टैक्स देना पड़ेगा। और मज़े की बात क्या है,
28% टैक्स, उसके ऊपर 15% सेस देने के बाद भी जो 60 लाख रुपए की कार थी वो कल ही कल में 6 से 8 लाख रुपए सस्ती हो गई है, सिर्फ इसलिए कि कैस्केडिंग खत्म हो गया। अब टैक्स केवल वैल्यू एडिशन पे है। इतना इतना अंतर है। लगभग सारे गुड्स सस्ते होने वाले हैं, बहुत कम को छोड़कर। ऐसे ही मुझे लगता है विकलांगों के सामान, मैंने पढ़ा नहीं है इसके बारे में, पर मेरा अनुमान है कि जो आप कह रहे हैं कि टैक्स बढ़ गया है वो ऐसा दिख रहा होगा। एक बार ज़मीन पे देख लीजिए कि रियल वैल्यूज़ कम हुई हैं या बढ़ी हैं। पर मैं इस बात से सहमत हूँ, विकलांग व्यक्ति का कोई भी सामान है तो बेहतर है कि 0% होना चाहिए, इसमें हमारी सहमति है। और मुझे लगता है कि सरकार भी, जीएसटी काउंसिल हर महीने 2 बार बैठती है आजकल लगभग, तो जैसे जैसे ये ऑब्जेक्शंस आएंगे लोगों की तरफ से तो हो सकता है कि अगली मीटिंग में इन चीज़ों पर बात करें और कोई समाधान निकाल लें। कंपोजिशन स्कीम एक समझ लीजिए, ये एक मेजर हिस्सा है और जिन व्यक्तियों को जीएसटी से दिक्कत है उनके लिए एक उपाय है, आसान उपाय है। अगर आपके घर में, परिवार में कोई दुखी हो जीएसटी से कि अब क्या होगा, उसको आप कह रहे हैं डरने की ज़रूरत नहीं है, कंपोजिशन स्कीम लो, चैन की नींद सो, डरने की ज़रूरत नहीं। देखिए, मैं कंपोजिशन स्कीम से पहले एक और स्कीम समझाता हूँ। एक शब्द है थ्रेशोल्ड लिमिट। अब बस हम आखिरी 5 मिनट की चर्चा कर रहे हैं और उसके बाद आपकी छुट्टी होने वाली है। इससे उत्साह की लहर दौड़ जाएगी आपके अंदर, है ना? तो बस ये आखिरी 1-2 चीज़ें कर लेते हैं, फिर समाप्त करते हैं। थ्रेशोल्ड लिमिट का मतलब है कि कितने अमाउंट के बाद कोई जीएसटी के दायरे में आ जाएगा। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जिस व्यक्ति का टर्नओवर 20 लाख रुपए से कम है, टर्नओवर का मतलब कमाई नहीं, प्रॉफिट नहीं, टोटल सेल्स, साल भर में उसने कितना बेचा सामान, ये अगर 20 लाख का है तो टर्नओवर ये होता है, ठीक है? जैसे जूता बेचने वाला एक व्यक्ति है, उसने 100 रुपये की दर से जूते खरीदे बहुत सारे, 200 की दर से बेच दिए, तो जो बेचा 200 की दर से वो जितना पैसा है उसमें खरीदने वाला हटाना नहीं, हटाएंगे तो इनकम निकल जाएगी। टर्नओवर का मतलब कुल सेल्स किस लेवल पे आपकी जाती है। अगर 20 लाख से कम टर्नओवर है तो उस व्यक्ति को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, उसको GSTIN की ज़रूरत ही नहीं है, उसकी चॉइस है, उसको शौक हो तो करवा ले, कोई दिक्कत नहीं, बाध्यता नहीं है। और जो 11 राज्य हैं जिनमें 8 नॉर्थ ईस्ट के राज्य, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड, जिनको स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कहते हैं, उनके मामले में ये लिमिट 10 लाख की है। अगर किसी की इनकम 10 लाख से कम है तो उसको ज़रूरत नहीं है, चाहे तो करवा ले, उसकी चॉइस का मामला है। इसका मतलब जो बहुत छोटे व्यापारी हैं उन्हें तो इसमें आना ही नहीं है। भाई बहुत छोटा व्यापारी कौन होता है? जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति रेहड़ी लगाता है अपनी, और अपनी रेहड़ी से दिन भर में मान लेते हैं कि 500 रुपये का सामान बेच लेता है। अब उस 500 के सामान का मतलब हुआ कि महीने का 15,000 हुआ, और पूरे साल का देखेंगे तो उसका कितना 18, मतलब 1,80,000 के आसपास हुआ। अब उस व्यक्ति को जीएसटी के चक्कर में नहीं पड़ना है, 20 लाख तक नहीं पड़ना है। अगर कोई व्यक्ति एक दिन में 2,000 का सामान बेच रहा है तो 60,000 हुआ एक महीने का, 60,000 का मतलब 7,20,000 हुआ। लगभग 3,000 का सामान बेचने वाले को भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है अगर 10 लाख की लिमिट की बात करें। और अदरवाइज तो 4-5 हज़ार तक का सामान अगर कोई बेचता है एक दिन में, रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाना है उसको, एकदम मस्ती से काम करना है, कोई नहीं पूछने वाला। इसके बाद तो मैं जो पहली बात कहना चाह रहा हूँ कि जो बहुत छोटे छोटे दुकानदार हैं, बहुत छोटे, उनको तो फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, जिनकी सेल्स इसी लेवल की सेल। ऐसे बहुत लोग होते हैं कि जिनकी दुकानें दिन भर में 100-200 रुपये की सेल होती है, किसी गांव में हैं, छोटे स्थान पर हैं, उनको जीएसटी में जाना ही नहीं। अब कुछ उससे बड़े हैं, उनके लिए क्या स्कीम है? उनके लिए स्कीम ये है कि जिनका टर्नओवर 75 लाख रुपए तक है और इन 11 राज्यों में 50 लाख तक है, इनको एक चॉइस दी है। और वो चॉइस ये है कि अगर वे चाहें तो कंपोजिशन स्कीम को चुन सकते हैं। कंपोजिशन स्कीम को हिंदी में कहेंगे निपटान योजना, ऐसा कुछ शब्द होना चाहिए इसके लिए, निपटान योजना। इसका मतलब आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन तो करवाना होगा, लेकिन आपको जीएसटी के झंझटों में नहीं फंसना पड़ेगा।
कैसे नहीं फंसना पड़ेगा? जैसे मैं एक सामान्य ऐसे व्यक्ति की बात करें जो जीएसटी नेटवर्क का हिस्सा है, कोई भी ऐसा व्यक्ति या कोई भी ऐसी कंपनी, एक कंपनी को, एक व्यक्ति को क्या करना है? उसे हर महीने की 10, 15 और 20 तारीख को रिटर्न भरने हैं। रिटर्न भरने का मतलब है सूचनाएं देनी है, इसका मतलब कुछ करना है, पैसे देने, ऐसा नहीं होता है। हर 10 तारीख को, जैसे अभी 1 जुलाई से शुरू हुआ, जुलाई का महीना मान लीजिए, जुलाई महीने के लिए अगस्त 10, अगस्त 15, अगस्त 20, 10 अगस्त को वो भरेगा GSTR1 रिटर्न 1। GSTR1 का मतलब है कि उसने क्या क्या बेचा है, जो आउटगोइंग्स हैं, जो आउटपुट है। अपने आउटपुट की डिटेल्स वो 10 तारीख को सरकार को दे देगा। सरकार को देने का मतलब GSTN पे जाके वेबसाइट पे अपडेट कर देगा। कहीं नहीं जाना है किसी को, एक भी आदमी को GST भरने के लिए एक कदम भी घर से बाहर नहीं निकालना है। इंटरनेट थोड़ा सीखना पड़ेगा, और नहीं तो एक दिन लगा के सीख लीजिए। और कल प्रधानमंत्री ने बड़ी अच्छी बात कही, कई ऐसे लोग हैं उनको इंटरनेट नहीं आता, मुझे पता है, पर मुझे ये पता है उनके बच्चों को आता होगा, क्योंकि बच्चे बहुत स्मार्ट हैं आजकल। और जब वो कहेंगे कि बेटा वीडियो गेम मत खेलो, एक दिन GSTN कर लो, वो भी सीख लेंगे एक दिन में, सिखा देंगे पेरेंट्स को। जब सिर पे पड़ती है तो लोग सीखते ही हैं ना, ऐसा क्या है। और वैसे भी जो व्यापारी हैं, जितना बाजार का अनुभव आपका भी होगा, कोई व्यापारी अपने टैक्स का काम खुद नहीं संभालता। उस इलाके में एक CA होता है, 100 दुकानें उसके पास हैं, 100 के टैक्स का काम वो देखता है। उसके पास 3-4 लोगों का स्टाफ है, वो जाते हैं, कागज़ देखते हैं, एंट्री करते हैं, और टैक्स जो कंप्लायंस करनी है कर देते हैं। केवल इतना है कि जो CAs हैं उनको थोड़ा सा सीखना होगा, और CA सीख रहे हैं, उनका तो काम ये है, सारे CA सीख रहे हैं। कुछ अकाउंटेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जब भी कोई नया सिस्टम आता है 2, 4, 5 दिन लगता है, परेशानी होती है। 5-10 दिन के बाद चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाती हैं और लोग उसके आदी हो जाते हैं। तो हर 10 तारीख को GSTR1 भरेंगे, हर 15 तारीख को GSTR2 भरेंगे। इसमें बताना है इनपुट कि महीने भर में कितना हमने कहीं से मंगवाया था। ये नहीं कि एक साल बाद बताना है, उस महीने में ही अकाउंटिंग कर लेनी है। और 20 तारीख को GSTR3 भरेंगे, रिटर्न 3। ये पूरे महीने का हिसाब होगा, पूरे महीने में कितना इनपुट, कितना आउटपुट, कितना टैक्स बनता है पे करने वाला। जब आप उसमें लिखेंगे कितना इनपुट कितना आउटपुट, वहाँ से चालान छप के आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि बैंक में जाके टैक्स पे करेंगे तो एक चालान प्रिंट हो जाएगा, उसमें सारे कोड लिखे, आप केवल बैंक में जाएंगे, पैसा देंगे या चेक देंगे, अपने आप टैक्स पे हो गया। टैक्स पे करने के लिए कहीं नहीं जाना है, बैंक में जाना है बस अपने। और उससे भी आसान है, जैसे ही आएगा आपका बैंक अकाउंट लिंक हो जाएगा इसके साथ। वो पूछेगा इतना अमाउंट है आपके इस बैंक अकाउंट से, क्या निकाल लिया जाए? आप यस करेंगे, आपके अकाउंट से सरकार के खाते में पैसा चला गया, ना कहीं आना है ना कहीं जाना है। अगर आप चाहें कि ई-कॉमर्स नहीं करूँगा, ई-पेमेंट नहीं करूँगा, तो आप चालान प्रिंट ले लीजिए, बैंक जाके पे कर दीजिए। एक महीने में 3 चालान हैं, और इसका मतलब साल में होगा 36 चालान। और एक चालान जो GSTR9 है वो एनुअल है, यानी GST भरने वाला कोई एक सामान्य व्यक्ति, जैसे बाहर कोई मान लीजिए रेस्टोरेंट है, CCD है, CCD समझते हैं ना, ए लॉट कैन हैपन ओवर ए कप ऑफ कॉफ़ी, तो CCD है। अब वो क्या करेगा, कल से जो रसीद काट रहा होगा उस पर SGST CGST कर रहा होगा। हर महीने 10 तारीख को सरकार को बताएगा कि महीने भर में इतनी कॉफ़ी बेची, उस पर इतना टैक्स आया। हर महीने 15 तारीख को बताएगा इतना सामान खरीदा था यहाँ से, इतनी सर्विसेज की पेमेंट्स की, इतना इनपुट टैक्स मेरे पास आ गया है। और 20 तारीख को बताएगा इतना आउटपुट था, इतना इनपुट है, इतना डिफरेंस है, इतना टैक्स मुझे पे करना है, साथ में पे कर देगा। और साल के अंत में, जैसे 2016-17 मान लीजिए है, 31 मार्च को खत्म हुआ, तो उस साल के अंत में 31 दिसंबर भरना होगा ये जो GSTR9 है, यानी कि एनुअल रिटर्न कितना है। तो एक व्यक्ति को GST में साल में कितने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं? 37 डॉक्यूमेंट। ये बहुत ज़्यादा नहीं है। पहले 3 तरह के टैक्स भरता था, इतना ही पड़ता था। वैट का अलग भरना है, सेंट्रल एक्साइज अलग भरना पड़ता था, तो पहले भी इतने डॉक्यूमेंट्स हुआ करते थे। अब ये है कि एक ही वेबसाइट खोलनी है, पहले कई वेबसाइट खोलनी पड़ती थी,
कई तरह के अफसर आते थे, अब एक ही तरफ से अफसर आएंगे। और अब क्योंकि केंद्र राज्य मिल गए हैं तो सरकार ने फैसला किया कि 1.5 करोड़ तक का टर्नओवर जिनका भी है उनका कंट्रोल राज्य सरकारें करेंगे, और 1.5 से ऊपर जिनका है उन पर आधा केंद्र आधा राज्य सरकारें काम बांट लेंगी। अब देखिए कंपोजिशन में क्या है, 75 लाख तक का टर्नओवर किसी का है और उन 11 राज्यों में 50 लाख तक है। ये चाह रहा है कि मैं इतने झंझटों में ना पड़ूं, मैं चीज़ों को सिंपल कर लूं, क्योंकि दिक्कत होती है ऐसा करने में। तो सरकार ने कहा कि ठीक है, आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए कंपोजिशन स्कीम में। और कंपोजिशन स्कीम में क्या करना है, इन्हें कोई जीएसटी पे करने की ज़रूरत नहीं है, ना वैसी इनवॉइसेस की ज़रूरत है। तो पहला फ़ायदा क्या है, इनवॉइसेस वैसी नहीं बनानी है। इनवॉइसेस का मतलब होता है इसमें SGC लिखा हो, CGST लिखा हो, SGST लिखा हो, वो सब नहीं करना है। सिंपल बिल बनाने हैं जैसे बनाते थे अब तक, कि कोई चाय पीने आया, 2 कप चाय 12 रुपये, 3 कप कॉफ़ी 18 रुपये, कुल 30 रुपये, खत्म, कोई टैक्स नहीं पे करना। सिंपल बिल काटते रहें, उसको इकट्ठा करते रहें। इसके बाद क्या करना है, हर 3 महीने में केवल 1 रिटर्न भरना है। हर महीने 3 नहीं भरने हैं, उसको भरना है 1 महीने में 3, इसको भरना है 3 महीने में 1, सिर्फ इतना करना है। और 3 महीने में बता देना है कि मैंने पूरे 3 महीने में कुल कितने का सामान बेचा है, बस। और ये जो टर्नओवर है, इस टर्नओवर पे टैक्स पे कर देना है। कितना टैक्स पे करना है, अगर कोई व्यक्ति ट्रेडर है, ट्रेडर का मतलब सामान खरीद के बेचने वाला, थोक से लिया रिटेल में बेचा, उसे बेच देना है 1%। 1% टैक्स पे करना है। 1% इनकम पर नहीं, पूरे टर्नओवर पर ध्यान रखना है, सेल्स पर, जितनी भी सेल हमने की है। यदि वो है मैन्युफैक्चरर तो 2%, और यदि वो चलाता है ढाबा या छोटा सा रेस्टोरेंट तो है 5%। सर्विसेज में केवल एक सर्विस को यह मौका मिला है और वो है छोटे रेस्टोरेंट या ढाबे, बाकी किसी सर्विस को यह मौका नहीं मिला है। ये केवल गुड्स के लिए है, केवल एक सर्विस को, क्योंकि सड़क किनारे जो ढाबे होते हैं उनकी बात अलग होती है, उनको ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। तो स्पेशल प्रोविज़न करके एक ही सर्विस को इसमें लाने का मौका मिला है। बस कंडीशन ये है कि इंटर स्टेट पर नहीं मिलेगा। ये ज़रूरी है कि वो व्यक्ति एक राज्य के भीतर ही काम करता हो। अगर ये सारी कंडीशंस आप पूरी करते हैं या कोई पूरी करता है कि 75 लाख के अंदर टर्नओवर है, एक ही राज्य के भीतर काम करता है, इंटर स्टेट काम नहीं करता है, गुड्स में काम करता है, या सर्विसेज में केवल एक सर्विस और वो है छोटा रेस्टोरेंट, सीधे सीधे टर्नओवर पे इतना टैक्स पे करे, उतनी ही कंप्लायंस है, उसके अलावा उसे कुछ नहीं करना है। इसका नाम है कंपोजिशन स्कीम। इसमें खतरा एक ही है कंपोजिशन स्कीम में, भारत सरकार ने एक विशेष प्रावधान कर दिया है जिसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज। अब मैं आखिरी 3 वाक्य बोल रहा हूं, उसके साथ ही रिवर्स चार्ज आखिरी कंसेप्ट समझ लीजिए, फिर जीएसटी समाप्त आपका। रिवर्स चार्ज एक ऐसी चीज इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी है, मतलब जो 2-4 लोग सोच रहे थे ना कि हम बच जाएंगे, वो भी नहीं बचेंगे इसके बाद। रिवर्स चार्ज का मतलब है कहीं कहीं जीएसटी पे करने की जिम्मेदारी बेचने वाले की नहीं है, खरीदने वाले की है। आमतौर पे क्या है, जीएसटी कौन पे करेगा, दुकानदार जो ग्राहक को बेच रहा है। कहीं कहीं जहां इसे अप्लाई करना संभव नहीं था, वहां रिवर्स चार्ज लगा दिया है कि यहां बेचने वाला नहीं, खरीदने वाला, या कोई और भी हो सकता है। कैसे, 3 मामले हैं इस तरह के सिर्फ। पहला, ये इस व्यक्ति को इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा, किंतु ये व्यक्ति किसी दूसरे को इनपुट क्रेडिट ट्रांसफर कर भी नहीं पाएगा। इसका मतलब समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए मैं रजिस्टर्ड व्यक्ति हूं और मैंने किसी कंपोजिशन वाले से सामान खरीदा। कंपोजिशन वाले से मैंने जो सामान खरीदा, उस सामान में किसी भी टैक्स का इनपुट मुझे नहीं मिलेगा। और इसका मतलब ये हुआ कि उस सामान पर जो टैक्स का इनपुट नहीं मिला, वो सारा का सारा टैक्स मुझे ही पे करना पड़ेगा।
मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कंपोजिशन स्कीम वाला व्यक्ति जो है, अगर वो सामान किसी को बेचता है, किसी ऐसे व्यक्ति को बेचता है जो रजिस्टर्ड है जीएसटी में, उस रजिस्टर्ड व्यक्ति को इनपुट टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये व्यक्ति कंपोजिशन स्कीम वाला व्यक्ति है। कंपोजिशन वाले को ना इनपुट का फ़ायदा मिलेगा, ना आउटपुट की लायबिलिटी मिलेगी। इसलिए कंपोजिशन वाले को दिक्कत हमेशा ये आएगी कि रजिस्टर्ड लोग उसके साथ बिजनेस करना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि रजिस्टर्ड व्यक्ति को खुद टैक्स पे करना पड़ेगा। वो है रिवर्स चार्ज, कि आपने खरीदा है जिससे ना, उसका टैक्स भी आप पे करो, क्योंकि उसने पे नहीं किया था। और इस वजह से कंपोजिशन में क्या होगा, धीरे धीरे कंपोजिशन स्कीम वाले आपस में ही बिजनेस करेंगे और जो रजिस्टर्ड हैं वो आपस में ही बिजनेस करेंगे। इस तरह की इक्वेशन बनने का एक खतरा देखा जा रहा है। रिवर्स चार्ज को लेकर केवल 2 सैंपल्स और हैं, उनको सुन के समाप्त करें। एक तो हो गया ये कंपोजिशन में, एक है सर्विस टैक्स में, मतलब तो जीएसटी हो गया वो भी। सर्विस टैक्स में ये पहले से भी चल रहा था, अब भी चल रहा है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर हैं, आपने एक अमेरिकन टीचर से कहा कि मुझे आपसे कुछ सीखना है, टेक्निकल नॉलेज सीखनी है। उसने कहा ठीक है, एडमिशन ले लो, हम सिखा देंगे। आपने ऑनलाइन एडमिशन लिया, फ़ी पे कर दी, उसने वहीं से आपको सिखा दिया, या यहाँ आके सिखा दिया, पेमेंट आपने पहले कर दी थी, यहाँ आके सिखा दिया। भारत सरकार उससे टैक्स नहीं मांग सकती, वो भारत सरकार का नागरिक नहीं है। अगर आपने सर्विसेज इंपोर्ट की हैं तो सर्विस टैक्स या जीएसटी अब जो बोलेंगे वो रिवर्स चार्ज हो जाएगा, यानी जिसने सर्विस बेची है उससे ना लेकर जिसने सर्विस खरीदी है उससे लिया जाएगा। बात स्पष्ट हो गई? अगर सर्विस विदेश से इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट करने वाला व्यक्ति टैक्स पे करेगा, न कि जिसने सर्विस बेची है वो करेगा। और तीसरा जो अंत में फंसा बुरी तरह से, उसका नाम है ओला, उबर, फ्लिपकार्ट, ये सारे फंस गए हैं रिवर्स चार्ज में। और दूसरा फंस गए हैं, इनको एक टैक्स अलग से पे करना पड़ेगा। इसको कहते हैं टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, टीसीएस। मतलब छोड़ा नहीं है किसी को। बेसिक बात यह है, जो लोग धूमधाम से बिना टैक्स दिए जीवन जी रहे थे, उन सबकी ज़िंदगी में आग लगा दी है ठीक तरीके से। और अभी सब पचा नहीं पा रहे, इसलिए बहुत गुस्से में आग लगा देंगे, ये कर देंगे, उससे कुछ होना वो ना है नहीं। 6 महीने होते होते लोग एक्सेप्ट कर लेते कि अब कोई चारा नहीं है। जैसे कोई मर जाता है ना घर में, तो लोग 6 महीने मानते ही नहीं कि मर गया है, बोलते पापा, अरे पापा तो है नहीं। 6 महीने ऐसे होता है। 6 महीने बाद बोलना बंद कर देते हैं, 1 साल बाद आदत पड़ जाती है, 2 साल बाद भूल ही जाते हैं पापा को। इसमें भी क्या होगा, अभी बंद मत कीजिए, आखिरी बार बची है। इसमें भी क्या होगा, 6 महीने लोग उछलेंगे कूदेंगे, फिर एक्सेप्ट करेंगे, 2 साल बाद भूल ही जाएंगे कि जीएसटी नहीं था किसी ज़माने में। ओला का क्या होगा, ओला ने बुकिंग ली कस्टमर की, कस्टमर बैठा टैक्सी में और कस्टमर ने टैक्सी को पे कर दिया। कस्टमर ओला से नहीं मिला, टैक्सी वाला भी ओला से नहीं मिला, पर ओला ने दोनों को मिला दिया, क्योंकि ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स वेंचर है। तो ओला वाला बिना टैक्स दिए खूब आनंद, खूब मज़े में था। अब सरकार ने रिवर्स चार्ज कर दिया है, और रिवर्स चार्ज का मतलब है कि टैक्सी वाला इससे सर्विस टैक्स जीएसटी लेगा या नहीं लेगा हमें नहीं पता। हम ओला वाले से पूरा का पूरा जीएसटी वसूलेंगे। ये उसकी जिम्मेदारी है कि इस पूरी ट्रांजैक्शन का जीएसटी सरकार के पास जमा करे, और अगर ले सकता है तो अपने कस्टमर से वसूल ले। लेकिन सरकार तो ई कॉमर्स प्रोवाइडर से ये भी लेगी और साथ में टैक्स कलेक्शन एट सोर्स लेगी, ताकि कोई ये ना कहे कि बाद में देंगे, पहले ही ले लेना है उससे टैक्स। अब समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे।